हेलो बच्चों, आज हम इतिहास का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ये चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये दो शब्द आप लोग को शायद बड़े नए और दिलचस्प लग रहे होंगे। मैं आपको बताती हूँ कि ये दो शब्द दो विचारधाराओं के नाम हैं। ये चैप्टर आगे पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों इतना जरूरी है। आप सभी को पता होगा कि इतिहास में अलग अलग समय पर ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित हुई हैं जिन्होंने उस समय की अर्थव्यवस्था एवं समाज को बहुत प्रभावित किया। उनमें से सबसे प्रमुख है पूंजीकरण यानी कैपिटलिज्म, समाजवाद यानी सोशलिज्म और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। हमें और आज का ये चैप्टर हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद पे ही आधारित। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की एक आउटलाइन देना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम आगे क्या क्या पढ़ें। पहले समाजवाद समझने से पहले हम ये समझेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी समाजवाद का ओरिजिन क्या था, ऐसी कौन सी घटनाएं घटी इतिहास में जिससे ये विचारधारा उत्पन्न हुई और फिर इतनी प्रचलित हुई। फिर हम पढ़ेंगे कि समाजवाद आखिर है क्या। ये दो चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से विचारधारक थे जिन्होंने इस विचारधारा को इतना प्रचलित किया था या जिन्होंने सोचा कि नहीं, समाजवाद आना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे कि इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिन्होंने समाजवाद को और बढ़ाया और फिर इसका हमारे समाज में क्या प्रभाव था या इतिहास पे क्या प्रभाव था। हमारी आखिरी वीडियो प्रश्न उत्तर पे आधारित है। तो चलिए हम आज की ये पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये इस बारे में बात करेंगे समाजवाद की उत्पत्ति कैसे। आप सभी ने ये बात पहले पढ़ी होगी कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। अच्छा, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता देती हूँ कि जो आपको स्क्रीन पर जो दिख रही है वो आपकी ही चैप्टर है और मैंने जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उनको लाल रंग से रेखांकित किया है। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी हिस्ट्री बुक यानी कि अपने इतिहास की किताब खोलकर बैठे और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर उनको अपनी बुक में भी अंडरलाइन रेखांकित करते रहें। इससे फायदा ये होगा कि आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएंगे। जब आपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे तो आपको इसमें काफी मदद मिलेगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो समाजवाद की उत्पत्ति जैसे मैं बोल रही थी कि आप सभी को पता होगा कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसके फलस्वरूप समाज में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया। पहले क्या होता था कि कुटीर उद्योग धंधे थे यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री थी। इसका ये मतलब है कि पहले छोटे छोटे जगहों पर या कभी कभी घरों में ही एक इंसान और उसका परिवार एक पूरी चीज बनाता था अपनी कारीगरी, हाथ की कारीगरी से, और उसे फिर बाजार में बेचता था। ऐसे वो अपना घर चलाता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि मशीन आ गई और फिर समाज में जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने फैक्ट्रियां लगानी शुरू करी शहरों में। और जो चीजें पहले का हाथ की कारीगरी से बनती थी, बड़े बड़े बहुत दिन लगते थे एक चीज बनाने में, वो अब चीजें फैक्ट्रियां यानी कि कारखानों में मशीनों पे बनने लगी। अब इसमें हुआ ये कि क्योंकि जिनके पास पैसा था वही फैक्ट्री लगा पाए, जिनके पास नहीं था उन्होंने उस फैक्ट्री में मजदूरी की, यानी उन्होंने उन पूंजीपतियों के लिए काम किया। अब पूंजीपति को सिर्फ पैसा कमाने में दिलचस्पी थी, उनको उनसे कोई मतलब नहीं था कि जो श्रमिक है वो किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, उनको सिर्फ अपना धन बढ़ाना था। इसके फलस्वरूप ऐसा हुआ कि जो श्रमिक था उसको बहुत ही कठोर परिस्थितियों में श्रम करना पड़ा और उसको बहुत कम वेतन मिलती थी, क्योंकि पूंजीपति का सारा ध्यान तो सब अपना अपना प्रॉफिट बढ़ाने में था। यानी उसको जितना धन वो इकट्ठा कर पाए उसी में ही उसका सारा ध्यान लगा था। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था या जो इसका बुरा प्रभाव था वो बेचारे गरीब श्रमिकों पे पड़ा, क्योंकि उनके पास इतना तो पैसा था नहीं कि वो अपनी खुद की फैक्ट्री लगा पाए। उनको श्रम करना ही
उनका एक ही इकलौता ऑप्शन था, और वैसा ही हुआ। ये औद्योगिक क्रांति में फिर श्रमिक विरोधी नीतियां थी। श्रमिक विरोधी नीतियों का मतलब है कि श्रम के अधिकार की कोई सुनवाई नहीं थी, उसको अपनी आवाज उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई श्रमिक के दुख को भी समझ सके। श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं था, उसको क्रूर शोषण हो रहा था। शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन होता, उसका फायदा उठाया जा रहा था। और जो हमारा समाज था अब वो दो वर्गों में बट गया, एक था पूंजीपति और एक था श्रमिक वर्ग। पूंजीपति का उस समाज में बहुत बोलबाला था, वो अमीर का अमीर हुआ चला जा रहा था, और हमारा बेचारा श्रमिक जो था वो गरीब हुआ चला जा रहा था। जब ऐसी व्यवस्था बन गई हमारे समाज में, जो कि काफी गलत थी, तब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, जो हो रहा है वो बहुत गलत है, श्रमिक का ऐसे शोषण नहीं होना चाहिए। क्योंकि आखिरकार चीजें जो हमें मिल रही है बाजार में, वो तो श्रमिक की मेहनत से ही मिल रही है, श्रमिक ही उन मशीनों को चला रहा है। पूंजीपति तो अपना बैठा हुआ सिर्फ पैसा लगाता है मशीन खरीदने में, और फिर जो बाकी पैसा आता है वो अपने पॉकेट में डालता है। जो अपना खून पसीना बहा रहा है वो तो अभी भी श्रमिक ही है। ऐसे में कुछ लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, जो हो रहा है गलत है, और ये जो व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए, और तभी ही समाजवाद की उत्पत्ति। अब हम समझते हैं कि समाजवाद आखिर कहता क्या है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती है, वो श्रम के हित के लिए बात करती है, वो निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व की बात बोलती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो जो समाजवादी हैं बोलते हैं कि किसी एक इंसान के पास सारा पैसा नहीं होना चाहिए, किसी एक इंसान को इतनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वो बाकी लोगों को परेशान कर सके या उसका फायदा उठा सके। जो सारी धन दौलत है वो सब सरकार के पास होनी चाहिए, और सब लोगों को फिर सरकार के लिए काम करना चाहिए। ऐसे में सबके पास एक जैसा पैसा होगा, एक जैसी उनकी परिस्थिति होगी, एक जैसा वो उनका खान पान होगा। क्योंकि जब सबको सरकार के द्वारा ही पैसा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार किसी एक इंसान को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और किसी एक इंसान को इतना परेशान करेगी, या किसी एक वर्ग को इतना परेशान करेगी। तो ऐसे ही समाजवाद शोषण उन्मुख समाज चाहता था, और वो कहता था कि अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होना चाहिए। किसी एक इंसान के पास ही सारी धन दौलत नहीं, बल्कि वो सरकार के पास होनी चाहिए। ये था समाजवाद का कहना। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से लोग थे, ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने समाजवाद को इतना प्रचलित किया। इनमें से सबसे प्रमुख लोग हैं सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। ये सारे जो विचारक थे जो कि समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, ये भी दो भागों में बटे हुए थे। एक संगठन था जो कि कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवादी था, और एक था जो कि कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवादी था। जो उनके पहले का समाजवादी, जो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवादी था, उसे हम यूटोपियन समाजवादी कहते हैं, और उनके बाद जो थे उनको हम कार्ल मार्क्स समाजवादी कहते हैं। अभी हम अगली वीडियो में कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बस कार्ल मार्क्स का नाम याद रखें, और ये याद रखें कि कौन से दो भागों में समाजवादी बटे हुए। इनकी ये दो भाग दोनों एक ही समाजवाद को ही बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन इनकी सोच बहुत अलग थी। जो कि यूटोपियन समाजवादी थे वो बहुत आदर्शवादी थे, और वो बहुत आदर्शवादी थे। इसी वजह से उनकी जो विचारधारा थी या उनकी जो सोच थी वो अव्यावहारिक थी। इसका मतलब कि जो वो सोचते थे वो असल जिंदगी में हम शायद लागू नहीं कर सकते थे। कार्ल मार्क्स के बाद वाले कार्ल मार्क्स और उनके बाद वाले जो समाजवादी थे, उनके जो विचारधारा थी उससे हमारे समाज में काफी बदलाव आया, क्योंकि वो इतनी यूटोपियन नहीं थी।
चलिए, यूटोपियन का ये मतलब है कि स्वप्नदर्शी, सपने, हवा, थोड़ी सी सपनों वाली बातें थी। सपनों में तो हम सबको हर चीज एकदम अच्छी होती है या एकदम सही होती है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि वही चीज जब हम वास्तविक जिंदगी में लागू करते हैं तो वो वैसी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही थे यूटोपियन समाजवादी। सबसे पहले यूटोपियन समाजवादी थे फ्रांसीसी। वो फ्रांसीसी थे, यानी कि वो फ्रांस के थे, और उनका नाम था सेंट साइमन। उनका क्या कहना था? उनका ये मानना था कि आ, हमारा जो समाज है वो दो वर्गों में बटा नहीं होना चाहिए, ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर सके। इसके बजाय हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सबको मिल जुल कर रहना चाहिए। समाज में निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान, यानी कि के लिए सबको काम करना चाहिए। भौतिक एवं नैतिक उत्थान का क्या मतलब है? भौतिक का मतलब है कि सभी लोगों की जरूरतें और सुख साधन को ध्यान में रखना चाहिए, कोई शोषण नहीं होना चाहिए। और नैतिक का मतलब है कि जो हमारे श्रमिक वर्ग है, जो निर्धन भी है, उसकी उनकी भी आत्मिक सुख संतोष को भी अपनी नीतियों में, या सरकार को उन ऐसे लोगों की भी सुख संतोष को अपने ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी ही नीतियां बनानी चाहिए। उनका एक बहुत ही प्रमुख विचार था, जो कि उस समय काफी प्रसिद्ध हुआ था। वो ये था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, यानी कि जिसकी जितनी क्षमता है उसे उतना ही मिलना चाहिए, और जो जितना कार्य करे उसे उतना ही मिलना चाहिए। औद्योगिक क्रांति में क्या हो रहा था कि सारा काम मजदूर कर रहा था, लेकिन सारा जो धन है वो पूंजीपति के पास जा रहा था, और यही बात थी जो कि गलत थी। सेंट साइमन ने बोला कि नहीं, जो जितना काम करे उसे उतना मिलना चाहिए, और जो जिसकी क्षमता हो, जो जिसकी जितनी काबिलियत हो, उसे उतना ही, उसके अनुसार ही मिलना चाहिए। तो ये थे सेंट साइमन। अगले यूटोपियन विचारक थे चार्ल्स फॉरियर। उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि श्रमिकों को छोटे नगर एवं कस्बों में काम करना चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए एक फ्लंगास बनाया जाने की योजना रखी, परंतु ये योजना असफल, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे ये भी बात शायद सही नहीं कि फिर जो शहर में रहेगा उसको ज्यादा फायदे होंगे, उसको वो शहरी जिंदगी मिलेगी जिससे उसका उत्थान होगा। इस वजह से ये सारी बहुत ही स्वप्नदर्शी बातें थी और इतनी लागू नहीं हो पाई। इसके बाद हमारे तीसरे यूटोपियन, यानी यूटोपियन समाजवादी आते हैं। उनका नाम है लुई ब्लां। लुई ब्लां का क्या कहना था? और वो लुई ब्लां ही एक ऐसे विचारधारी थे जिन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया था, और उनका कहना क्या था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीति सुधारना आवश्यक है। इसका क्या मतलब हुआ? वो कहते थे कि जो राजनीति में क्या होता है, राजनीति में नीतियां बनती हैं, यानी कि पॉलिसीज बनती हैं। यही पॉलिसी या नीति जब लागू होती है तो उससे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। उनका कहना था कि पहले हमें नीतियां ही सुधारनी चाहिए। औद्योगिक क्रांति में ऐसी नीतियां ही नहीं थी जिन्होंने बोला था कि जो शोषण हो रहा है वो गलत है। और इसी को विचार में रखते हुए उन्होंने बोला कि पहले हमें राजनीतिक सुधार करना चाहिए, नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिसमें सबका हित हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ जिसके पास पैसा हो उसी का हित, और तभी जब ऐसा होगा तभी लोगों की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। तो ये था लुई ब्लां का कहना, और यही एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में भी बहुत हिस्सा लिया, क्योंकि उनकी विचारधारा से ये काफी मिलता जुलता था। फिर हमारे ब्रिटिश के एक उद्योगपति थे, यानी कि पूंजीपति थे, जिन्होंने भी समाजवाद को अपनाया। उनका नाम था रॉबर्ट ओवन। आप उनकी यहाँ तस्वीर भी देख सकते थे। ये एक लौते ही मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उद्योगपति होकर, जिनके पास खुद की फैक्ट्री थी, जो लोग की श्रमिक को खुद काम पे लगाते थे, उन्होंने ऐसा समाजवाद को अपनाया। उनका मानना क्या था कि अगर एक संतोष श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक श्रमिक जो कि
सुखी है, जिसके अंदर जो कठोर परिस्थिति में काम नहीं, क्योंकि अगर कोई कठोर परिस्थिति में काम करेगा तो परेशानी रहेगा, वो परेशानी उसके काम में भी झलकेगी। लेकिन अगर वो श्रमिक खुश है, उसका पेट भरा है, उसके बच्चे, उसकी पूरी जो फैमिली है वो अगर खुश है, पेट भर खाना खा पा रही है, दिन की 2 रोटी खा पा रही है, तो वो खुशी से काम करेगा। खुशी से काम करेगा, अच्छी चीज बनेगी, वो चीज जैसे बाजार में बिकेगी तो पैसा आएगा, और इससे उद्योगपति भी खुश होगा और श्रमिक भी खुश होगा। वो शायद और मेहनत करे अगर उसको ये पता हो कि उसको पैसा अच्छा मिलेगा। तो जो रॉबर्ट ओवन थे, उनका ये मानना था, और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं दी, अच्छी वेतन दी, और उन्होंने इसका फायदा भी देखा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, श्रमिक का शोषण करना बहुत गलत बात है, और हमें उनको भी खुश रहना चाहिए, हमें पूरे समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये थे हमारे यूटोपियन समाजवादी। इनकी जो विचारधाराएं थी वो लागू नहीं हो पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके काम किया कोई फायदा नहीं था। इसके भी 2 लाभ हुए। पहला ये था कि ये आरंभिक चिंतक थे जिन्होंने पूंजीपति और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण किया। उन्होंने ये बात को सबके नजरिए में लाया, या सबके आंखों के सामने लाया कि नहीं, ये जो दोनों वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक, उनका अच्छा संबंध होना चाहिए। और दूसरा, इनकी जो विफलताएं थी, जहाँ पर भी ये विफल हुए, वहीं से कार्ल मार्क्स और उसके बाद के जो समाजवादी थे, उन्होंने अपनी विचारधारा को सुधारा और ऐसा बनाया कि वो हमारे समाज में लागू हो पाए। तो आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। आज जो भी हमने पढ़ा है, इससे आपको ये समझ आया होगा कि समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में, औद्योगिक क्रांति को याद रखना चाहिए। फिर आपको ये समझना चाहिए कि समाजवाद कहता क्या है, इसके प्रमुख विचारक कौन है। ये जितने प्रमुख विचारक हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, एक यूटोपियन समाजवादी और एक कार्ल मार्क्स और उनके बाद। और ये स्वप्नदर्शी थे यूटोपियन समाजवादी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके काम का कोई फायदा नहीं था। इसके भी 2 लाभ थे। ये पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात को पूरे समाज के सामने पेश किया और बोला कि इनके संबंधों, जो श्रम और पूंजीपति है, उसके संबंधों को हमें अच्छा करना चाहिए, श्रमिक के हित के लिए बात करनी चाहिए। और जहां पर भी ये लोग विफल हुए, मार्क्स ने उसी चीज को सुधारा और फिर समाज में एक बदलाव लाया। हमारे प्रश्न उत्तर के नजरिए से आपको यूटोपियन समाजवादी के जो कहना था उसको याद रखना चाहिए। जो 4 समाजवादी हमने पढ़े, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन और जो 2 और थे, उनकी नीतियों को याद रखना बहुत जरूरी है। और वो कहाँ से आए थे, वो ब्रिटिश थे कि वो फ्रांस से आए थे, ये सब चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त